नमस्कार साथियों, जय हिंद, जय भारत। जैसा कि साथियों हम भारतीय संविधान की चर्चा कर रहे हैं और जिसमें आज हमारा जो टॉपिक चल रहा है, वह टॉपिक है भारतीय संविधान में संशोधन की प्रक्रिया। आज हम उससे आगे की इसमें चर्चा करने वाले हैं, अर्थात आज हम पढ़ेंगे जो भारतीय संविधान में आज मतलब हमारी जो दिनांक है वो शायद 27 सितंबर 2022 है, यानी कि 27 सितंबर तक जो अब तक भारतीय संविधान में संशोधन हुआ है, सबसे लेटेस्ट जो नवीनतम है वो है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि 127वां संविधान संशोधन विधेयक, उसकी आज हम चर्चा करने वाले हैं। साथियों, 127वें संविधान संशोधन विधेयक को समझने के लिए हमें थोड़ा इंदिरा साहनी वाद को समझना पड़ेगा। इसके बाद हमें जैसी लक्ष्मी बनाम महाराष्ट्र राज्य अर्थात मुख्यमंत्री का जो विवाद रहा मराठा आरक्षण को लेकर के, वो हमें समझना पड़ेगा। इसके साथ ही साथियों हमें 102वां संविधान संशोधन अधिनियम पूरा समझना पड़ेगा। उसके बाद हम 127वें संविधान संशोधन विधेयक अथवा 105वें संविधान संशोधन अधिनियम को समझ पा रहे होंगे। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं 127वें संविधान संशोधन विधेयक की। मामला अथवा वर्ष है ये 2021। 127वां संविधान संशोधन विधेयक, पहले इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं, फिर प्रीवियस जो रहा है उसके बारे में, तब जाकर के हम 127वें संविधान संशोधन विधेयक को समझेंगे। ठीक है साथियों, 127वां संविधान संशोधन विधेयक मामला वर्ष 2021 का है। इस पूरे बिल को 127वें संविधान संशोधन बिल को 3 दिन के अंदर संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित कर दिया गया। सबसे यूनिक बात है, संसद में केवल 3 दिन के अंदर संसद के दोनों सदन लोकसभा राज्यसभा पारित कर देते हैं। कैसे कर देते हैं वो समझते हैं। यह बिल 9 अगस्त को, यहां लिखा भी है फिर भी याद रखना, 9 अगस्त 2021 को लोकसभा में उस समय के मंत्री होते हैं सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक। संसदीय क्षेत्र इनका टीकमगढ़ है और टीकमगढ़ जो संसदीय क्षेत्र है वो मध्य प्रदेश में पड़ता है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार खटीक जो कि सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के उस समय मंत्री हुआ करते थे, इस 127वें संविधान संशोधन विधेयक को 9 अगस्त 2021 को लोकसभा में रखते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी दोस्तों, यह विधेयक जब लोकसभा में रखा गया तो एक भी मत इस विधेयक के विपक्ष में नहीं पड़ा। जो भी उस समय उपस्थित सदस्य थे, सबने इसको अपना समर्थन दिया, अथवा कह सकते हैं कि सर्वसम्मति से यह विधेयक लोकसभा में पारित हुआ। दिनांक 10 अगस्त 2021 को यह 127वां संविधान संशोधन विधेयक सर्वसम्मति से लोकसभा में पारित हो जाता है और 385 मत अथवा 385 सदस्य इसको पक्ष में मत देते हैं और विपक्ष में एक भी मत नहीं होता है लोकसभा में। ठीक है जी। इसके बाद यह विधेयक 11 अगस्त 2021 को राज्यसभा के पास आया, क्योंकि हम जानते हैं कि संविधान में संशोधन की प्रक्रिया 3 प्रकार से होती हैं, लेकिन अनुच्छेद 368 के तहत संविधान में 2 तरह से परिवर्तन किया जा सकता है। ये चीजें बताई गई हैं कि अगर संविधान में संशोधन करना होता है या संविधान में कोई भी अनुच्छेद जोड़ना या घटाना या कुछ नया शब्द जोड़ना होता है, तो उसके लिए हमें संविधान संशोधन की प्रक्रिया के तहत गुजरना पड़ता है, जिसमें विधेयक को पहले लोकसभा या राज्यसभा में कहीं भी लाइए, लेकिन दोनों सदनों से पारित होना अनिवार्य होता है। हालांकि वो संविधान संशोधन की कैटेगरी पर भी डिपेंड करता है कि वह किस टाइप का है, उसको किस तरह पारित होना चाहिए। ठीक है तो साथियों, आइए थोड़ा यहाँ समझते हैं। यह विधेयक लोकसभा में 10 अगस्त 2021 को सर्वसम्मति से पारित हो जाता है। 385 सदस्य इसको पूर्ण मत देते हैं, यानी कि विपक्ष में एक भी मत नहीं जाता है। आप कहेंगे सर 543 टोटल होते हैं, ये तो केवल 385 हैं, बाकी के कहां चले गए? तो साथियों ध्यान रखना, उस दिन वो एब्सेंट रहे होंगे, उपस्थित नहीं हो पाए होंगे। इसके बाद यह विधेयक लोकसभा में जाता है 11
अगस्त 2021 को, और लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या हमें पता है साथियों 245 है वर्तमान में, वैसे 250 तक हो सकती है, सर्वसम्मति से पारित होता है और इसको विपक्ष में एक भी मत नहीं मिलता है। तो साथियों अपने आप में विशेष बात है कि 127वें संविधान संशोधन विधेयक को लोकसभा और राज्यसभा में पक्ष व विपक्ष दोनों सरकारों का पूर्ण समर्थन मिला और सारे के सारे मत इस विधेयक के पक्ष में गए। यहाँ आप कह रहे होंगे सब पक्ष और विपक्ष सरकार, मतलब सरकार, आपको पता है कि जहां भी संसदात्मक शासन प्रणाली है वहां दो धड़ होते हैं सरकार, एक पक्ष में रहने वाला, एक विपक्ष में रहने वाला। अब आइए साथियों, क्योंकि यह विधेयक लोकसभा में सर्वसम्मति से पारित हो गया, राज्यसभा में पारित हो गया, उसके बाद यह विधेयक जाता है राष्ट्रपति जी के पास और 18 अगस्त 2021 को राष्ट्रपति इस पर अपने हस्ताक्षर कर देते हैं और इसी के साथ यह 127वां संविधान संशोधन विधेयक 105वें संविधान संशोधन अधिनियम 2021 के रूप में लागू हो जाता है। और लागू कब से होगा, तो इस संदर्भ में सूचना 15 सितंबर 2021 को जारी की जाती है कि यह 105वां संविधान संशोधन विधेयक 15 अगस्त 2021 से प्रभावी होगा। साथियों आप कह रहे होंगे कि राष्ट्रपति से हस्ताक्षर 18 अगस्त 2021 को होते हैं, लेकिन यह प्रभावी अथवा लागू 15 अगस्त से कैसे हो रहा है। तो साथियों इसके लिए कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, बस आप ये समझिए कि सामाजिक मंत्रालय जो है, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता का जो मंत्रालय है, वहां से 15 सितंबर 2021 को एक अधिसूचना जारी की जाती है और यह उस अधिसूचना में विषय रखा जाता है कि 105वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2021 15 अगस्त 2021 से प्रभावी होगा। ठीक है साथियों, ये तो था भाई इसके बारे में 127वें संविधान संशोधन विधेयक के बारे में। लेकिन इसके द्वारा क्या प्रावधान किए गए थे, क्या किसी नए संविधान में संशोधन, मतलब संविधान में नए अनुच्छेद को जोड़ा जाना था, या इस संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में से कुछ अनुच्छेद हटाए जाने थे, या कुछ शब्दों में परिवर्तन होना था, उस चीज को समझने के लिए हमें तीन बातें और समझनी पड़ेगी। पहला हमें समझना पड़ेगा इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ, इसके बाद हमें समझना पड़ेगा 102वां संविधान संशोधन, और तीसरा पॉइंट हमें समझना पड़ेगा कि जिसमें मराठा आरक्षण को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या निर्णय दिया था। उन तीनों को जब हम समझ लेंगे उसके बाद हमें 127वां संविधान संशोधन विधेयक अथवा 105वां संविधान संशोधन अधिनियम ठीक तरह समझ में आ रहा होगा। आइए साथियों इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ के मामले को थोड़ा देखें। साथियों पिछली कक्षाओं में भी बताया गया है और थोड़ा इस तरह ध्यान दीजिए कि मंडल कमीशन की रिपोर्ट को 1990 में लागू किया गया, जिसके द्वारा ओबीसी को प्रथम बार केंद्रीय स्तर पर 27% आरक्षण का प्रावधान किया गया। साथियों इंदिरा साहनी वाद को समझने के लिए थोड़ा हमें वर्ष 1990 में चलना पड़ेगा। वर्ष 1990 का अगस्त में ये लागू हो गया था। हम थोड़ा और प्रीवियस बात करेंगे उससे, तो हम करीब 1990 के अंत की बात कर रहे हैं। तो एससी को 15% आरक्षण पहले से था लोक नियोजन सरकारी नौकरियों में, एसटी को 7.5% पहले से था ही साथियों। इसके बाद ओबीसी को 27% आरक्षण और दे दिया गया, उस समय आरक्षण हो जाता है 49.5%। और इसी बीच सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग के लोगों को भी आरक्षण दे दिया जाता है। इंदिरा साहनी वाद में ओबीसी तथा उस समय के दिए हुए, बस 1990 की बात कर रहा हूं मैं, उस समय के दिए हुए सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से पिछड़े या गरीब विद्यार्थियों को जो आरक्षण दिया जाता है, जो लोगों को आरक्षण दिया जाता है, उसको सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी जाती है और उस चुनौती के आधार पर इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ का मामला 1990 आता है, जिसके द्वारा एक निर्णय दिया जाता है। उस निर्णय के अनुसार कहा जाता है कि ओबीसी का आरक्षण जो दिया गया है वह सामाजिक एवं शैक्षिक दृष्टि से संवैधानिक है। यह निर्णय साथियों 16 नवंबर 1992 को आया था। सामान्य वर्ग को दिया जो आरक्षण है वह आर्थिक पिछड़ेपन के आधार पर जो सामान्य वर्ग को आरक्षण दिया है वह असंवैधानिक है। उसका तर्क ये दिया क्योंकि आर्थिक पिछड़ेपन का संविधान में कहीं भी उल्लेख नहीं है।
तीसरा जो निर्णय दिया था साथियों वो ये दिया कि आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% हो सकती है अपवाद को छोड़कर। यहाँ अपवाद में बैकलॉग को दिया गया था। बैकलॉग को समझने के लिए आपको प्ले लिस्ट में जाकर के जो भारतीय संविधान संशोधन के अन्य पार्ट हैं उनको समझना पड़ेगा साथियों। इसके बाद ये भी कहा कि पदोन्नति में किसी भी प्रकार का कोई आरक्षण नहीं होगा। साथ ही साथ यह भी कह दिया कि जो आरक्षण है वो केवल प्रारंभिक नियुक्ति के लिए है साथियों। इसके बाद कहा कि क्रीमी लेयर्स को आरक्षण के दायरे से बाहर रखा जाए। साथ ही साथ सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि क्रीमी लेयर्स का निर्धारण संसद करेगी। ये जो मामले में ये 5 जो निर्णय थे ये इंदिरा बनाम भारत संघ के थे और निर्णय 16 नवंबर 1992 को आया हुआ था। इसके साथ साथियों आपसे कहा कि समझना पड़ेगा हमें 123वां संविधान संशोधन विधेयक। 123वां संविधान संशोधन विधेयक जो कि 102वें संविधान संशोधन के रूप में लागू होता है, जिसके द्वारा संविधान में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। एक अनुच्छेद जोड़ा गया था 338 बी, एक अनुच्छेद जोड़ा गया 342 ए तथा एक है भारतीय संविधान में अनुच्छेद 366 जो कि परिभाषाओं को बता रहा होता है, उसके अंतर्गत 26 सी नाम का एक नया अनुच्छेद भी जोड़ा गया था। साथियों इन अनुच्छेदों को देखते हैं, इसके बाद हम मराठा आरक्षण के मामले को देखेंगे, तब जाकर के हमारे समझ में आने वाला है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। साथियों देखते हैं 123वां संविधान संशोधन विधेयक अर्थात 102वां संविधान संशोधन अधिनियम। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 3 नए अनुच्छेद जोड़े गए थे। ये इतना याद रखिएगा 102वां संविधान संशोधन अधिनियम वर्ष 2018 में हुआ था और हम 105वें संविधान संशोधन अधिनियम को बेटर इसी ढंग पे समझ पाएंगे कि पहले हमें 102वां संविधान संशोधन अधिनियम पता रहना चाहिए। 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में 3 अनुच्छेद नए जोड़े गए थे। अनुच्छेद 338 बी, अनुच्छेद 342 ए तथा अनुच्छेद 366। 366 में एक नया अनुच्छेद जोड़ा गया था, अनुच्छेद था 26 सी। 366 जो संविधान में अनुच्छेद है वो विभिन्न शब्दों को परिभाषित करता है। उसी के अंतर्गत 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक नया अनुच्छेद 26 सी भी जोड़ा गया था। साथियों 338 भी जब संविधान में जोड़ा गया था वर्ष 2018 में, उस समय इसमें कुल 9 धाराएं हुआ करती थी। मैं यहाँ फिलहाल वही चर्चा कर रहा हूं जो 102वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में प्रावधान किए गए थे। इसमें कुल 9 धाराएं हुआ करती थी और NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना इसके अंतर्गत रखा गया था। यानी कि अनुच्छेद 338 बी के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस को संवैधानिक दर्जा दिया गया। जब यह अनुच्छेद संविधान में जोड़ा गया 338 बी, उस समय संविधान के इस अनुच्छेद में कुल 9 धाराएं हुआ करती थी। हम एक एक करके सभी धाराओं को नहीं देखेंगे, हम केवल उस धारा को यहाँ पढ़ेंगे जिसका जिक्र आगे जाकर 105वें संविधान संशोधन अधिनियम में होना है। फिलहाल देख लेते हैं। देखिएगा NCBC नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इस बात को याद रखिएगा, चाहे राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग हो या राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग हो या फिर राष्ट्रीय अल्प पिछड़ा वर्ग आयोग हो, इन सभी में एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है और 3 अन्य सदस्य होते हैं। कहने का मतलब है चाहे अनुसूचित जाति आयोग हो, अनुसूचित जनजाति आयोग हो या पिछड़ा वर्ग आयोग हो, इन सब के आगे राष्ट्रीय लगा हुआ है। ठीक है जी। इन सभी में कुल 5 सदस्य होते हैं जिसमें एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष
और 3 अन्य सदस्य होते हैं। इन सभी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। याद रखिएगा, राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, इसका मतलब यह नहीं है कि यह राष्ट्रपति का स्वविवेक है। तो याद रखना कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के सदस्य व अध्यक्षों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा जारी की जाती है या राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, परंतु यह राष्ट्रपति का स्वविवेक नहीं है। इस संदर्भ में राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह पर काम करते हैं। साथ ही साथ साथियों याद रखिएगा कि राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, अनुसूचित जनजाति आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति करते समय राष्ट्रपति वारंट जारी करते हैं। जी हाँ साथियों, वारंट जारी करते हैं। जैसे हमारे यहाँ कैग की नियुक्ति की जाती है तब भी वारंट जारी किए जाते हैं। राज्यपाल की नियुक्ति के संदर्भ में भी वारंट जारी किए जाते हैं। बाकी की चर्चा हम इस बारे में राष्ट्रपति जब पढ़ेंगे वहां भी करने वाले हैं, फिलहाल बताया है। तो साथियों, अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देना प्रस्तावित किया गया। इसमें कुल उस समय 9 धाराएं हुआ करती थी। साथ ही साथ साथियों यहाँ हम 9वीं धारा की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि हमें समझना है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। 9वीं धारा ये कहती है या कहती थी, केंद्र सरकार तथा सभी राज्य सरकारें ओबीसी के मामले में एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से चर्चा करेगी। साथ ही इसको थोड़ा समझिएगा। केंद्र सरकार यानी कि केंद्र को ओबीसी के मामले में सलाह किससे लेनी है? इस राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। राज्य सरकारों को भी किससे सलाह लेनी है? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से। यानी कि आप समझिएगा कि राज्य में जो पिछड़ा वर्ग आयोग होता है उसका अस्तित्व एक तरह से खत्म हो रहा है, क्योंकि सारी सलाहें किससे ली जाएंगी? एनसीबीसी से सलाह इससे ली जाएंगे, काम भी इसी के अनुसार किया जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं अनुच्छेद 342A। जब यह संविधान में अनुच्छेद जोड़ा गया था 342A, तो इसमें कुल उस समय 2 धाराएं हुआ करती थी। पहली धारा यह कहती थी कि संघ सरकार की नौकरियों में किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करने की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेंगे। कहने का मतलब है कि केंद्रीय स्तर पर या संघ स्तर पर यदि कोई भी लोक नियोजन होता है तो वहां किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करना है या नहीं करना है, तो इस संदर्भ में अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेंगे। इसी के साथ साथियों 342A की धारा 2 ये कहती थी कि राज्य के संदर्भ में या राज्य स्तर की नौकरियों में भी किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करना है या नहीं करना है, इस संदर्भ में भी अधिसूचना राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति करेंगे। कौन करेंगे? राष्ट्रपति। यहां भी कौन कर रहा है? राष्ट्रपति। कहने का मतलब है केंद्र स्तर पर राष्ट्रपति कर रहे हैं, अच्छी बात है। याद रखिएगा साथियों, यहां भी राष्ट्रपति जी का स्वविवेक नहीं है, मंत्री परिषद की सलाह है। यहां केंद्र सरकार कह रही है भाई इसको ओबीसी में कर दो, कर दिया, इसको ओबीसी से हटा दो, हटा दिया। अब यहाँ इस धारा के अंतर्गत ये आ रहा है कि राज्य के संदर्भ में भी राज्यपाल परामर्श करेंगे। अब वो परामर्श राष्ट्रपति जी स्वीकार करते हैं या नहीं करते हैं, ये तय करेगा मंत्री परिषद। कहने का मतलब है कि राज्य के संदर्भ में भी किसी जाति को ओबीसी में शामिल करना है या नहीं करना है, इसके बारे में भी अधिसूचना केंद्र सरकार ही जारी कर रही थी। तो ये थोड़ी मुख्य वजह रही। यहाँ कह दिया कि भाई राज्य और केंद्र सरकार और राज्य सरकारें ओबीसी के संदर्भ में एनसीबीसी, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, कहने का मतलब राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग से सलाह मशवरा करेंगी। और यहाँ भी कह दिया साथियों कि राज्य के स्तर पर भी अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेंगे और केंद्र के स्तर पर तो करेंगे ही करेंगे। विवाद की जड़ यही था कि राज्य सरकारें का इतना भी अधिकार नहीं रहा कि वो किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल कर पाए या हटा पाए। और साथियों इसी के साथ जो हमारा एक अनुच्छेद 26C अनुच्छेद 366 के अंतर्गत जोड़ा गया था, वो पिछड़ा वर्ग आयोग या पिछड़े वर्ग के लोगों को परिभाषित करता था। उसके अंतर्गत लिखा गया, सामाजिक व शैक्षिक दृष्टि से वे लोग पिछड़े हैं
जिनको भारतीय संविधान के अनुच्छेद 342 के तहत पिछड़ा घोषित किया गया है। साथियों, ये जो प्रावधान किए गए थे, ये 102वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा वर्ष 2018 में भारतीय संविधान के तहत किए गए। साथियों, इसी बीच मराठा आरक्षण का मामला आ जाता है और जयश्री लक्ष्मी पाटिल बना मुख्यमंत्री महाराष्ट्र सरकार के मामले में सुप्रीम कोर्ट मराठा आरक्षण को रद्द करता है। साथ ही साथ साथियों यह भी कह देता है कि किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करना है या नहीं करना है, इसका निर्धारण केंद्र करेगा, केंद्र सरकार करेगी, राष्ट्रपति करेंगे। राज्य का इस संदर्भ में कोई अस्तित्व नहीं है या राज्य को किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करने या नहीं करने का अधिकार नहीं है। जब ये बात आई तो कहीं ना कहीं राज्य सरकारें मतलब एक तरह से हतोत्साहित हो रही थी कि उनका एक इतना भी अधिकार नहीं है कि वो किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल कर पाए या नहीं कर पाए। साथ ही साथ उसमें एक वजह ये भी बन रही थी कि भारत में एक संघात्मक शासन व्यवस्था है। जब संघात्मक शासन व्यवस्था है तो केंद्र और राज्य दोनों को पावर होना चाहिए, जबकि यहाँ ऐसा नहीं हो पा रहा था। तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को थोड़ा उसके मतलब निर्णय के प्रभाव को कम करने के लिए हमारी संसद 127वां संविधान संशोधन विधेयक लेकर के आती है और वह 3 दिन के अंदर पारित होकर के लागू हो जाता है और बन जाता है 105वां संविधान संशोधन अधिनियम। देखते हैं साथियों 105वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या बदलाव भारतीय संविधान में किए गए। साथियों, आपको जानकर हैरानी होगी कि 105वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में एक भी नया अनुच्छेद नहीं जोड़ा गया, बल्कि जो अनुच्छेद 102वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान में जोड़े गए थे उन्हीं में थोड़ा परिवर्तन किया गया है। देखिएगा, यहाँ ध्यान रखना कि 102वें संविधान संशोधन द्वारा क्या था, जो ब्लैक में लिखा है वो तो 102वें द्वारा है, जो ब्लू में लिख दिया है वो 105वें संविधान संशोधन द्वारा है। यहाँ लिख दिया कि देखिए, यहाँ ये कह रहा था कि केंद्र सरकार तथा सभी राज्य सरकारें ओबीसी के मामले में एनसीबीसी नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस से चर्चा करेंगी, सलाह लेंगी। और इसी के साथ लिख दिया कि अनुच्छेद 342A की धारा 3 पर यह बात लागू नहीं होगी। क्या लिख दिया? इसी धारा 9 के नीचे नई धारा नहीं जोड़ी है। आज भी इसमें कितनी धाराएं हैं? 9 ही हैं। बस 9 धारा, जो 9वीं धारा थी अनुच्छेद 338B की, उसमें बस एक शब्द बढ़ाया, एक वाक्य बढ़ाया, वो ये बढ़ाया कि अनुच्छेद 342A की धारा 3 पर यह बात लागू नहीं होगी। अब आप कहोगे सर इसमें तो धारा 2 ही थी, अब तीसरी कहाँ गई? तो ध्यान रखना साथियों, 105वें संविधान संशोधन द्वारा 342A में 3 धाराएं, मतलब धारा 3 जोड़ी गई। पहले 2 हुआ करती थी, वर्तमान में कितनी धाराएं हैं इसमें? तो याद रखिएगा, वर्तमान में 3 धाराएं हैं। 3 धाराएं कैसे जोड़ी उसको ध्यान रखना कि देखिएगा 342 जो ए है वो प्रारंभ में तो ये था, यानी कि 102वें संविधान संशोधन द्वारा, कि संघ सरकार की नौकरियों में किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करने की अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेंगे। किसी भी राज्य में किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करने की अधिसूचना राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति जारी करेंगे। पहली धारा ये कहती है केंद्र स्तर पर किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करना है या नहीं करना है, इसकी अधिसूचना राष्ट्रपति जारी करेंगे। दूसरी धारा ये कह रही थी इसमें कि किसी भी राज्य सरकार या किसी भी राज्य की नौकरी में किसी भी जाति को ओबीसी में शामिल करना है या नहीं शामिल करना है, इसकी अधिसूचना राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति जारी करेंगे। ये केंद्र के संदर्भ में, ये राज्य के संदर्भ में। विवाद ये था इसमें कि राज्यों का कोई अधिकार ही नहीं है ओबीसी के संदर्भ में किसी भी जाति को शामिल करने का या नहीं करने का है, तो उस विवाद को खत्म करना था। खत्म कैसे किया? पहले तो यहाँ लिखा कि 342A की धारा 3 पर यह बात लागू नहीं होगी। फिर यहाँ स्पष्टीकरण दिया। क्या दिया? कि धारा 1 व 2 में जहां ओबीसी की बात की गई है वहां केवल केंद्र सरकार के संदर्भ में, यानी कि यहाँ केवल केंद्र सरकार कानून बना रही है। दूसरी बात यहाँ क्या लिख दी कि तीसरी जो धारा जोड़ के सभी राज्य सरकारें और संघ शासित प्रदेश अपने यहाँ ओबीसी को खुद तय करेंगे, उनका केंद्र सरकार से कोई संबंध नहीं है। तीसरी धारा में सीधे लिख दिया कि यहाँ जो ऊपर बात की गई है स्पष्टीकरण में ये लिख दिया वो केवल केंद्र के संदर्भ में। धारा 3 में ये लिख दिया कि सभी राज्य तथा केंद्र शासित प्रदेश अपने यहाँ ओबीसी खुद तय करेंगे, यानी कि किसी भी जाति को ओबीसी में रखना है या नहीं रखना है,
इसका फैसला वो खुद करेंगे। इस बात का केंद्र सरकार से कोई संबंध नहीं है। साथ ही साथ थोड़ी यहाँ परिभाषा बदली 366 के अंतर्गत 26C में, वो ये थी कि अनुच्छेद 342A के तहत जिसे ओबीसी घोषित किया गया है वह सभी ओबीसी हैं, वह सभी पिछड़ा वर्ग आयोग के लोग हैं। कौन कौन से हैं? तो केंद्र स्तर पर अलग हैं और राज्य स्तर पर अलग हैं। साथियों, आशा करता हूं भारतीय संविधान का सबसे नवीनतम संविधान संशोधन 105वां संविधान संशोधन आपको समझ में आया होगा। अब हम आगे चर्चा प्रारंभ करेंगे राज्य पुनर्गठन आयोग की, जहां हम चर्चा करने वाले होंगे कैसे कैसे भारत में आज वर्तमान में 28 राज्य, 9 केंद्र शासित प्रदेश हुए हैं, उन सब के बारे में विस्तार से पढ़ने वाले हैं। आशा